2 घंटे का रैंक होल्डर। जब आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कहा जाता है तब सबका यही कहना होता है कि एक बार जेईई क्लियर कर लिया तो उसके बाद तुम्हें फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इस एडवाइस को मान लिया और लाइफ को आराम से लेने लगा। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एसजीपीए सिर्फ 7.3 बने। शंकर, जिसे डीसीई ओरिएंटेशन में उसके बस रूट समझने थे, उसे शायद ज्यादा पता था और उसने 9 से ऊपर एसजीपीए बना ली। और जब उसकी स्ट्रीम सिविल से मैकेनिकल में चेंज कर दी गई तब मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मुझे उस चीज से इतना ज्यादा फर्क पड़ा था कि उसी ने मेरे आईआईटी के आगे के फ्यूचर को बना डाला। उस दिन मैंने एक दूसरे डे स्कॉलर और मेरे दोस्त पराक्रम खंडपुर से बात की, जिसके पास कंप्यूटर साइंस थी और उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 थी। उसने मुझसे कहा कि बिना मेहनत के आईआईटी का सपना एक खाली सपना बनकर रह जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में 7.3 एसजीपीए से मैंने सेकंड सेमेस्टर में सीधा 9 एसजीपीए बना ली। और फिर मैं रुका नहीं और हर सेमेस्टर में मैं 9.5 एसजीपीए से ऊपर रहा। और यहां तक कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में 10 एसजीपीए बना ली, जिसे दस्सी कहा जाता था। लास्ट सेमेस्टर में दस्सी करना कोई आम बात नहीं थी और तब तक लोग कैंपस प्लेसमेंट में चले गए थे या फिर आगे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्लान कर रहे थे। और वहीं पर इतना हाई ग्रेड लाने का मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ खुद को प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूं। मैं सेकंड सेमेस्टर से रैंक सेकंड पर था और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अपनी किस्मत बदलनी पड़ेगी। और लास्ट सेमेस्टर में इतना परफेक्ट स्कोर करके मैं डिपार्टमेंट का रैंक 1 बन गया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। यह सिर्फ तब तक था जब तक फाइनल ग्रेड को पब्लिश करके नोटिस बोर्ड पर लगाया नहीं गया था। पहले वाला डिपार्टमेंट रैंक 1 रोता हुआ प्रोफेसर के पास गया और कहने लगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। उसने कंसिस्टेंटली हर सेमेस्टर मेहनत की, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में हार गया। प्रोफेसर ने उसकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करने के लिए उसे एक एडिशनल ग्रेड दिया और वो फिर से डिपार्टमेंट रैंक 1 बन गया। यह मेरे लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि मैं फर्स्ट आने के बाद भी हार गया और अब मुझे फर्स्ट रैंक होल्डर का मेडल नहीं मिलने वाला था। यह हादसा मेरे दिमाग में काफी समय तक रहा और यही चीज आगे भी मेरी जिंदगी के कई हिस्सों में होती रही। शायद मैं एक लेट ब्लूमर था। खैर, अच्छी चीजें उन्हें ही मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। रिजेक्ट हुआ वीजा। आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। इस सेंटेंस ने एक बार मुझे इतना दुखी किया था कि मैं भूल नहीं सकता। मैं उस समय 10th ग्रेड में था और मैंने कैनेडियन वीजा के लिए अप्लाई किया था ताकि मैं गर्मियों में अपने मामा के पास छुट्टियों के लिए जा सकूं। हालांकि वो टेक्निकल गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ था, जिसमें मैंने अपने स्कूल से एनओसी अटैच नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने आज तक 50 कंट्रीज ट्रैवल कर ली हैं, लेकिन वो रिजेक्टेड वीजा की एप्लीकेशन मुझे आज भी हर्ट करती है। फिर आईआईटी से मुझे उस वीजा रिजेक्शन को रिडीम करने का एक एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा चांस मिला और मैंने बस वो ऑफर ले लिया। फिर मैंने वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और फ्रांस के प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरे साथ मेरे दूसरे बैचमेट्स भी थे। बस फिर इंसा लियोन इंस्टीट्यूट अगले साल के लिए मेरा घर होने वाला था। दोनों इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम करवाते थे और इसमें खास बात यह थी कि आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप आईआईटी में रेगुलर फीस दे रहे हैं और फ्रेंच स्टूडेंट फ्रांस में फीस भरेगा, और वो भी बिना किसी एक्सचेंज रेट के। मेरी एक और वजह से किस्मत अच्छी थी। मुझे पता चला कि 1 महीने की 600 यूरोस की स्कॉलरशिप फ्रांस में मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल थी और उस साल वो बैचलर्स कोर्स के लिए भी अवेलेबल कर दी गई। अब दिक्कत की बात यह थी कि सिर्फ 2 स्कॉलरशिप ही दी जाती थी, और अगर मैं ये इंफॉर्मेशन अपने बैचमेट के साथ शेयर करता तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते, क्योंकि हम सब 6 जने थे। स्टूडेंट होल्डिंग डिपार्टमेंट रैंक 1 को इस चेंज के बारे में पता था और फिर हम दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और हमें वो स्कॉलरशिप मिल गई। यह अलग बात है कि जब हम फ्रांस पहुंचे और अपनी स्कॉलरशिप को प्रोसेस करने के लिए रिपोर्ट करने गए, तब सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी।
बचे हुए चारों बैचमेट्स के चेहरे हमें देख रहे थे क्योंकि हमने उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया। रोन और साउन रिवर्स के जंक्शन पर स्थित लियोन पेरिस और मार्सेई के बाद फ्रांस की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है और रहने के लिए वो काफी अच्छी जगह है। वो साल जो मैंने फ्रांस में बिताया था वो जिंदगी के सबसे अच्छे सालों में से था। हमारी क्लासेस शुरू होने के 1.5 महीने पहले ही हम लियोन पहुंच गए और फिर हमने वो समय फ्रेंच सीखने और यूरोप एक्सप्लोर करने में लगाया। फ्रांस में उस साल मुझे शानदार एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चला। शुरुआती दिनों में मैं जब फ्रेंच स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करते वक्त अलग अलग कलर के पेन्स के साथ देखता तो मैं उन्हें देखता रह जाता। प्रोफेसर जो बोलता वो एक कलर से लिखते, फिर जो बोर्ड पर लिखा हुआ होता उसे दूसरे कलर से लिखते और फिर उस टॉपिक के बारे में अपने विचारों को फिर से दूसरे कलर में लिखते। जब मैं वापस इंडिया लौट आया तब भी ये स्टाइल मेरे साथ बनी रही और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यह समझ आया कि जहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शान उनके क्लास के टॉपर्स में है, वहीं पर फ्रेंच सिस्टम की जान उनके क्लास के बॉटम वाले बच्चों पर है। वो सेलिब्रेट करते थे कि सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। वहां पर 1 साल पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया और यहां तक कि यूके की एक सोलो ट्रिप भी की और सभी स्मार्ट आईआईटीएंस और अच्छे एसजीपीए वाले हम बच्चों ने भी कुछ स्टूपिड चीजें की। इटली में मेरे एक बैचमेट के साथ मैं वेस्पा चला रहा था और मुझे यह लगा कि वहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हम कम से कम 20 रेड लाइट्स क्रॉस कर चुके हैं जो केबल से लटकी हुई थी और हम पोल्स ढूंढ रहे थे। स्विट्जरलैंड में हम ऐसे ही किसी रेलवे टनल के अंदर घुस गए और फिर तेज आवाज आने के बाद हम अचानक से साइड में कूदे और उसी वक्त वहां से बहुत तेजी से ट्रेन निकली। लियोन इंटरनेशनल प्रोग्राम के चलते हुए मैंने वहां पर काफी अच्छे दोस्त भी बनाए। वहां पर आपको एक लोकल फैमिली के साथ रखा जाता है। मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था और हमारा कनेक्शन इतना अच्छा बन गया था। जब मैं वापस इंडिया आ रहा था तब वो जेंटलमैन मुझे लियोन से जिनीवा एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए, जो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि मैंने जिनीवा से अपना बोर्डिंग स्टेशन क्यों रखा, क्योंकि वहां से फ्लाइट सस्ती थी और मैंने अपनी स्कॉलरशिप से इतना पैसा बचा लिया था कि इंडिया आने के बाद मुझे वापस अपनी पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ता। और इसी तरीके से मैं 2002 से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया था। फ्रांस में 1 साल बिताने से एक चीज जरूर हुई, मेरा फॉरेन को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। मैंने वहां पर बहुत मजे किए, लेकिन मैंने फॉरेन में रहने का अकेलापन भी महसूस किया, खासकर कि आखिरी 2 महीनों में जब मैं लियोन में इंटर्नशिप कर रहा था और मेरे बैचमेट्स दूसरी सिटीज में चले गए थे। मुझे उस वक्त काफी अकेला फील हुआ था। वापसी पर मुझे एक चीज क्लियर थी कि मुझे स्टैनफोर्ड या एमआईटी में अपनी मास्टर्स करने के लिए नहीं जाना है। अगर मैं वहां गया तो मतलब यह है कि मुझे बाहर ही करियर बिल्ड करना पड़ेगा और मैं श्योर हो चुका था कि जो डिसिप्लिन और हौसला मैंने बनाया है उससे मुझे अब कैट एग्जाम को क्रैक करना है।